दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों की बातें पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए अब आगे की बातें करता हूँ। ऐसे सेट कर लूँ ज़रा थोड़ा सा। और सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग उत्तरांचल डायरीज को बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सम्मान दे रहे हैं। बस इसी तरह से अपना आशीर्वाद बना के रखें दोस्तों। ये आशीर्वाद मेरे लिए अतुलनीय है, बहुमूल्य है। ये मेरे पर आपका बना रहे। हम लोग एक ऐसे बाग के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो दैवीय बाग था, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये देवी का बाग है और ये अजेय है, इसका शिकार कोई भी शिकारी नहीं कर सकता है। और इस बाघ ने भी कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, कभी भी किसी के पालतू मवेशी या इंसान पर हमला नहीं किया था। ये खुद जो है दूर रहता था। लेकिन ये पहला मौका था कि जब से जिम कॉर्बेट साहब ने पंडित जी की बात को चैलेंज की तरह लिया था, उसी दिन बाघ ने एक गाय को मार दिया था, एक पालतू मवेशी को मार दिया था। याद होगा आपको, पिछली कहानी में, पिछले एपिसोड में बताया था। पंडित जी ने कहा था, अरे साहब, आप तो क्या, कोई भी शिकारी इस बाघ को नहीं मार सकता है क्योंकि ये अजेय है, ये देवी का बाघ है। तो चैलेंज की तरह जिम कॉर्बेट साहब ने लिया था कि देखें कितना बड़ा बाघ है। पिछले एपिसोड में जहाँ पर कहानी को छोड़ा था, अब वहीं से आगे की घटना शुरू कर रहा हूँ। तो उस ग्रामीण व्यक्ति जिसकी झोपड़ी थी, जिसकी गाय को बाघ ने मारा था, उससे मिलकर जिम कॉर्बेट साहब आगे की तरफ जाने लगे। बात, गाय मर गई थी, क्या करना था, उन्होंने आगे जाना है घुड़ड़ को मारने के लिए। तो आदमी ने बोला कि अरे साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? तब जिम कॉर्बेट साहब ने उससे बताया कि भाई, मैं घाटी के उस पार वो जड़ाऊ का शिकार करने के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने बताया था ना, सांबर को हमारे उत्तरांचल में जड़ाऊ कहा जाता है। तो वो ग्रामीण व्यक्ति निवेदन करने लगा जिसकी झोपड़ी थी कि साहब, फिलहाल आप जड़ाऊ को छोड़ दें और इस बाघ को मारें। और साथ ही उसने कहा कि आप देख ही रहे हैं कि मेरी ये जो खेती बाड़ी है ये बहुत कम है, और यहाँ पे जो ज़मीन है ये भी उपजाऊ नहीं है, और ऐसे में जिन गायों की बदौलत वो जीवन यापन कर रहा है, उन्हें भी अगर बाघ ने मार दिया तो उसका परिवार के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तो आप ना जाएं। इन लोगों की बातें चली रही थी। तो इन्होंने देखा कि जिम कॉर्बेट साहब ने कि एक महिला जो है सर में पानी की गागर उठाए झोपड़ी की तरफ आ रही है। उसके पीछे से उसकी बेटी जो एक हरी घास का एक बहुत बड़ा बंडल अपने सर पे रख के लिए चली आ रही है, और उसके पीछे से एक छोटा लड़का जो है वो सूखी लकड़ियों का गट्ठर लिए आ रहा है। कहने का मतलब, इस परिवार में ये कुल 4 लोग थे जो 1 एकड़, वो भी अनउपजाऊ जमीन पे, और वो थोड़े से दूध के सहारे से अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। थोड़ा सा दूध इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहाड़ों में जो मवेशी है दोस्तों, वो बहुत कम मात्रा में दूध देते हैं। और ये परिवार इस दूध को जो है देवी दुल्हा के उस बनिए को बेचता था और उससे अपने घर का जो है खर्चा वगैरह चलाता था। वही बनिया जिसने मरहम पट्टी करी थी उस चारवाही की। ऐसे में कोई ताज्जुब वाली या आश्चर्य वाली बात नहीं थी कि वो आदमी जिम कॉर्बेट साहब से बाघ को मरवाने के लिए इतना ज़्यादा आतुर हो रहा था कि अरे नहीं साहब, आप इसको मार के ही जाओ, अब ये है वो है जो भी। अच्छा, उस जगह पे कहीं पे बाघ के छुपने की कोई जगह नहीं थी। जैसे हम तो अपने शिकार पर नज़र रखने के लिए बाघ कहीं पे छिप जाता है ना, तो यहाँ पे छिपने को जगह नहीं थी कि वो शिकार पर नज़र रखे। इसलिए गिद्धों को जो है शिकार खाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। खूब गिद्ध आ रहे थे, वो बड़े आराम से गाय के जो मांस है उसको अपना सफाचट करने में लगे हुए थे। और वैसे भी गिद्ध जो है बड़ी तेज़ी से मांस को नोच के खा जाता है। और पिछली रात जब बाघ जब इस गाय को मार के खा रहा था, तब उस टाइम किसी ने बाघ को कोई डिस्टर्ब नहीं किया था। इसलिए ये तो लगभग तय था कि बाघ रात में अपने ये जो बचा हुआ जो शिकार है इसको खाने के लिए जरूर आएगा। और जिम कॉर्बेट साहब के साथ जो आदमी आया था, मतलब जो इनका वो था, क्या कहते हैं, ये गाइड, मार्गदर्शक,
अब वो भी जो है जड़ाऊ से ज़्यादा इस बाघ के शिकार में रुचि ले रहा था कि हाँ साहब बाघ को ही मारा जाए, अब वो उसको बाद में देख लिया जाएगा। जिम कॉर्बेट साहब ने उससे बोला कि ठीक है भाई, तू यहीं बैठ और ज़रा मैं आसपास के एरिया की छानबीन करता हूँ और पता करता हूँ कि बाघ किस दिशा में गया होगा। जो एक शिकारी जो करते हैं मूलतः आइडिया लेने के लिए, वो जो खेत था जिसमें गाय को मारा था, उसकी लोकेशन ऐसी थी कि उसके आसपास कोई भी पेड़ नहीं था कि जिसमें जिम कॉर्बेट साहब बैठ सकें और बाघ का इंतज़ार करें कि वो आए तो उसे शूट करें। तो इन्होंने सोचा कि जब बाघ शिकार की तरफ आ रहा हो तब ये उस पर गोली चलाकर उससे मारने की कोशिश कर सकते हैं, यानी कि ऑन द वे जब वो हो तो कोई ऐसी जगह देख ली जाए कि वहाँ से उसको गोली मारी जाए। इस एरिया की जो ज़मीन थी वो इतनी सख्त थी कि उसमें बाघ के पंजों के निशान नहीं दिखाई दे रहे थे, तो ये पता नहीं चल रहा था कि किस तरफ बाघ गया होगा। बहुत खोजबीन करी और फिर काफ़ी ढूंढने के बाद में इन्हें एक बरसाती नाले में इन्हें बाघ के पंजों के निशान मिल गए। तो ये जो निशान थे इनको देख के ये महसूस हो रहा था, ये लग रहा था कि ये जो है अपना भोजन करने के बाद ये नाले से ये ऊपर की तरफ को गया होगा और इस बात की गुंजाइश थी कि अब वो आएगा भी इसी रास्ते से, लौटेगा भी इसी रास्ते से, क्योंकि एक रास्ता उसने बना लिया अपने आने जाने का, पैसेज उसका तैयार है, तो लौटेगा भी इसी रास्ते से। गधेरे मतलब नाले के, हमारे पहाड़ में गधेरा बोलते हैं, गधेरे के इसी किनारे और झोपड़ी से करीब 30 गज की दूरी पर एक भांज का पेड़ था जिसके ऊपर गुलाबी जो जंगली गुलाब होता है उसकी बेल जो है फैल गई थी, तो वो ऑलमोस्ट पूरा ढका हुआ था। जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी राइफल ज़मीन में रखी और पेड़ में चढ़ गए। पेड़ में इन्होंने अपनी एक जो है सुविधाजनक जगह इनको मिल गई जहाँ पे बैठ के ये बाघ को शिकार कर सकते थे, यानी बाघ को मार सकते थे। अब ये सब करने के बाद में ये लौटकर झोपड़ी में आए और उन लोगों से कहा कि ठीक है मैं इस बाघ को मार दूंगा, लेकिन मुझे इसके लिए पहले अपने बंगले में जाना पड़ेगा और वहाँ से अपनी दूसरी राइफल लानी होगी। उनकी जो दूसरी राइफल जो थी वो कोड्राइट वाली .500 एक्सप्रेस दोनाली बंदूक थी। लेकिन जो आदमी इनका मार्गदर्शक था उसने कहा कि साहब आप क्यों परेशान हो रहे हैं इतना जाने के लिए, आप यहीं रुकिए, मैं जा करके उस राइफल को ले आता हूँ। जिम कॉर्बेट साहब ने उसे कुछ जो है जो आवश्यक जो जरूरी जो निर्देश दिए या समझाया उसको, और उसके बाद वो चला गया। उसके जाने के बाद जिम कॉर्बेट साहब उस वो जो ग्रामीण व्यक्ति था, झोपड़ी जिसकी थी उसी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठ गए और उससे किस्से वगैरह सुनने लगे कि किन कठिनाइयों और जंगली जानवरों के खतरों के बावजूद वो अपने परिवार को इस अकेली सी जगह पे, इस निर्जन स्थान पे, वो भी इस कमज़ोर झोपड़ी में रखा है, पाल रहा है, किसी तरह से ज़िंदगी यापन कर रहा है। तो जिम कॉर्बेट साहब ने उससे पूछा कि भाई वो इस जगह को छोड़कर कहीं दूसरी सुरक्षित जगह में क्यों नहीं चला जाता है, भाई कहीं और चले जाए। तो उस ग्रामीण ने एक बड़ा छोटा सा जवाब दिया कि साहब ये मेरा घर है और घर कोई कैसे छोड़ के जा सकता है। सूरज डूबने ही वाला था तो उन्होंने देखा कि दो लोग जो है पहाड़ी से उतरकर तेजी से झोपड़ी की तरफ चले आ रहे हैं। उन दोनों में से किसी के हाथ में भी राइफल नहीं थी। उन दोनों व्यक्तियों में से एक तो वही था मार्गदर्शक जो गाइड था इनका, जो रास्ता बता रहा था, और दूसरा आदमी बाला सिंह था। बाला सिंह जिम कॉर्बेट साहब का आदमी था जो हमेशा जिम कॉर्बेट साहब के साथ शिकार पर जाता था। बाला सिंह के हाथ में एक लालटेन थी। जिम कॉर्बेट साहब ने पूछा उससे कि भाई तुम ये लालटेन लेकर के आ रहे हो, राइफल क्यों नहीं लाए। तो बाला सिंह ने जवाब दिया कि साहब वो राइफल की जो गोलियां थी वो सूटकेस पर रखी हुई थी और सूटकेस की चाबी आप देना भूल गए, तो इसलिए वो खाली राइफल लाने का कोई औचित्य बनता नहीं था, कोई फ़ायदा था नहीं, तो इसलिए मैं उस राइफल को नहीं लाया। तो अब डिसाइड हुआ कि बाघ को जो है अब ये जो नई वाली जो राइफल है जो अभी इन्होंने कलकत्ता से ली थी,
इसी से मारा जाएगा। और इस राइफल का इससे अच्छा उद्घाटन कोई दूसरा भी नहीं हो सकता था। पेड़ पर घात लगाने से पहले इन्होंने, जिम कॉर्बेट साहब ने सभी लोगों को कुछ जो है जरूरी निर्देश दिए, जैसे कि ये जो बच्चे हैं ये बिल्कुल शोर ना करें, ये बिल्कुल शांत रहें, किसी तरह की घर में कोई आवाज़ ना हो, बल्कि जो उसकी जो बीवी है वो खाना भी ना बनाए, बर्तनों की आवाज़ भी ना हो, झोपड़ी में वो ज़्यादा ना हो। और इसके अलावा बाला सिंह को भी इन्होंने समझा दिया कि जब तक मैं सीटी ना बजाऊं, तब तक बाला सिंह इन लोगों को शांत रखे, इनको कंट्रोल में रखे, और मेरी सीटी सुनने के बाद में लालटेन जलाए, और फिर मेरे अगले आदेश का जो भी निर्देश मैं करूं उसका इंतज़ार करे। और ये सब निर्देश देकर के ये जो है जिम कॉर्बेट साहब पेड़ पे चढ़ गए। गोधूली का समय हो गया था। गोधूली वो समय होता है जब ना तो रात हो चुकी होती है और ना ही शाम पूरी तरह से ढल चुकी होती है। ये शाम और रात के बीच का एक समय होता है, थोड़ा अंधेरा थोड़ा उजाला। वैसे अमून तो गाय व मवेशियों के जो जंगल से लौटने का जो घास चर के जब वो लौटती है तो उसको भी गोधूली ही कहते हैं, गोधूली का समय उसको भी कहते हैं। चाँद के निकलने से पहले वाला जो अंधेरा होता है वो हो चुका था, वो बड़ा घुप अंधेरा होता है। उसमें जब चाँद निकला नहीं होता है, सूरज डूब चुका होता है, गोधूली के बाद एकदम घुप अंधेरा होता है। झोपड़ी के अंदर भी पूरी तरह से सन्नाटा था। अब वो समय भी आ चुका था जिसमें बाघ के आने की अब संभावना पूरी थी। जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी बंदूक को जो है मजबूती से पकड़ लिया था और ये अपनी आंखों में जोर डालकर जो है अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहे थे। बाघ अपने शिकार पर पहुंच गया था, लेकिन वहां पे तो बस गाय की हड्डियां बची थी, बाकी मांस तो सारा जो है गिद्ध खा गए थे। अब वो सब देख के बाघ जो है बौखला गया, एकदम गुस्से में आ गया। वो उसकी जो गुर्राहट थी, हल्की हल्की सी गुर्राहट जो इन तक आ रही थी, वो ऐसा लग रहा था जैसे वो इन गिद्धों को जो है गालियां दे रहा हो। 2-4 मिनट तक तो बाघ गुर्राता रहा और फिर उसके बाद में चुप हो गया। कुछ ही क्षणों के बाद जो है चांद निकल आया। अब जो गाय की हड्डियां थी वो सफ़ेद एकदम चमकने लगी थी, जिम कॉर्बेट साहब को साफ साफ दिख रही थी, लेकिन बाघ वहां पे कहीं पे नहीं था। इन्होंने जो है हल्के से सीटी बजाई, बाला सिंह को इशारा किया। उधर सीटी की आवाज़ सुनकर बाला सिंह ने अपनी लालटेन जलाई और दरवाज़ा खोला और बाहर की ओर निकला। अब इतने में जिम कॉर्बेट साहब की नज़र ऐसी थोड़ा नीचे की तरफ पड़ी, उनके ऐसे नीचे देखा तो इनसे 5 फीट की दूरी पे बाघ खड़ा था और बाघ जो है बाला सिंह की तरफ देख रहा था। बाघ का जो दिल था वो बिल्कुल उनकी राइफल की रेंज में था। इन्होंने मतलब एक क्षण भी नहीं गवाया और घोड़ा दबा दिया, कि ट्रिगर कर दिया राइफल को। इनको ये पता था कि जैसे ही ये बाघ के गोली लगी तो बाघ को निश्चित मर जाना है, क्योंकि दिल में गोली लगने के बाद बचना नहीं है। ट्रिगर दबा तो सही, लेकिन गोली नहीं चली, जबकि इन्होंने राइफल की मैगजीन में 5 बुलेट्स का जो है एक क्लिप डाला था। इनको लगा कि जब इन्होंने बोल्ट को खींचा होगा तब बुलेट मैगजीन से निकलकर चैम्बर में नहीं आई होगी, और इस बात पर इन्होंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया। यदि पुरानी वाली राइफल होती तो ये अपनी गलती तुरंत सुधार सकते थे, क्योंकि उसकी रेगुलर प्रैक्टिस थी, पता था। अभी नई राइफल के बारे में इतना इनको नॉलेज थी नहीं। खैर, इन्होंने दोबारा से लीवर को खींचा राइफल को लोड करने के लिए। अब उसको लीवर को खींचने में और जो आवाज़ हुई उसको सुनकर बाघ दूसरी तरफ कूद गया और वहाँ से गायब हो गया। उधर बाला सिंह भी ने झट से दरवाजा अपना बंद किया और झोपड़ी के अंदर घुस गया। उसने भी देख लिया बाघ को। अब पेड़ में बैठना बेकार था। कॉर्बेट साहब ने बाला सिंह को आवाज़ देकर बुलाया और पेड़ से उतर गए। क्या करना था पेड़ में बैठ के। इन्होंने राइफल को जो है अनलोड करने के लिए बोल्ट को पीछे खींचा तो बोल्ट के छोर से जो एक्सट्रैक्टर होता है उसने जो है गोली को बाहर नहीं आने दिया।
जिम कॉर्बेट साहब उसके समझ में नहीं आया। खैर उन्होंने राइफल को लोड ही रहने दिया और जो सेफ्टी कैच होता है उसको बंद कर दिया ताकि गोली ना चल जाए गलती से। अब सोच रहे थे कि क्या कारण रहा होगा कि गोली नहीं चली। फिर इनको याद आया कि मेंटन, वो जो कलकत्ता में था गन हाउस, उसके प्रबंधक ने इनको बताया था कि घोड़े को जो है, इस ट्रिगर को जो है 2 बार हिट करना पड़ता है तब गोली चलती है। तो इस तरह की राइफल इन्होंने पहले कभी नहीं चलाई थी, इसलिए इन्हें याद नहीं रहा। तो इन्होंने घोड़े को 1 बार तो दबाया, दोबारा नहीं दबाया। अब ये भूल गए थे या बाघ की किस्मत अच्छी थी, भाई वो दैवीय बाघ था, अजय बाघ था। अब ये तो माता रानी जाने, बाघ तो बच ही गया था। हालांकि इस जो ये जो असफलता थी जिम कॉर्बेट साहब की, इसको बाला सिंह अपने ऊपर ले रहा था। उसका सोचना था कि यदि वो पुरानी वाली राइफल के साथ पूरा सूटकेस ही उठा लाता जिसमें गोलियां रखी थी तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब का ये सोचना उस टाइम नहीं, बाद में, काफ़ी बाद में, कई दिनों के बाद वो ये सोच रहे थे कि यदि पुरानी वाली राइफल भी होती तो क्या इस बात की कोई गारंटी थी कि उस दिन ये बाघ को मारने में कामयाब हो जाते। अब वो क्यों ये इतने दिनों के बाद क्यों सोचा, वो ये पूरी कहानी सुन के आपको पता चलेगा। दैवी बाघ वाले चैलेंज में ये पहली बार तो हार गए, बाघ जीत गया था। अब सोचिए, बाघ इनके सामने 5 फुट की दूरी पर इनकी राइफल की रेंज में था और बंदूक से गोली नहीं चली, तो उसने तो अपने अजय होने का पहला प्रमाण दे ही दिया था, है ना। खैर अगले दिन ये फिर जो है आदमखोर तेंदुए को खोजने के लिए निकले। काफ़ी दूर तक खोजने के बाद ये वापस डाक बंगले में आ गए। इन्हें उस आदमखोर तेंदुए के बारे में कोई कुछ मिला नहीं सुराग। अब जब ये वहाँ पे डाक बंगले में पहुंचे तो इन्होंने देखा कि एक आदमी बड़ी बेसब्री से इनका इंतजार कर रहा है। बड़ा बेचैन दिख रहा था, बड़ा टेंस दिख रहा था वो आदमी। उसने जिम कॉर्बेट साहब को देखा तो दौड़ के इनके पास आया और बोला, साहब बाघ ने जो है उसकी एक गाय को मार दिया है। पिछली शाम जब ये पेड़ पर बैठ रहे थे तो वहीं से घाटी के उस तरफ इस व्यक्ति की गाय चल रही थी। बाघ आया और उसने जो है इसकी एक लाल रंग की एक गाय थी उसको मार दिया। ये जो गाय मारी थी, इस गाय ने कुछ ही दिनों पहले एक बछिया को जन्म दिया था, एक बछड़े को जन्म दिया था। वो चारवाहा जो था बेचारा बड़ा दुखी था और बड़े दुखी मन से बोला कि साहब अब मेरी बछिया भी मर जाएगी, क्योंकि उसको दूध पिलाने के लिए उसके पास कोई दूसरी गाय नहीं है। बड़ा दुखी था। जिम कॉर्बेट साहब ने सोचा कि चलो पिछली शाम तो बाघ की किस्मत अच्छी साबित हुई, बंदूक नहीं चली, मगर आज का दिन तो मेरा रहेगा, आज तो अपने पर कॉन्फिडेंस रहेगा। उन्होंने चारवाई को बोला, भाई जरा इंतज़ार कर, मैं आता हूँ। दोपहर के करीब 1 बजे ये लोग निकल पड़े। आगे आगे चारवाहा चल रहा था रास्ता दिखाते हुए, फिर कॉर्बेट साहब थे और इनके पीछे इनके 2 आदमी माधो सिंह और बाला सिंह मचान बनाने का सामान लेके चल रहे थे। दोस्तों इस घटना मेरा मतलब द टेम्पल टाइगर का वर्णन, ये जो टेम्पल टाइगर है इसका वर्णन मैं पहले विस्तार से इसी चैनल, मेरा मतलब ये उत्तरांचल डायरीज में कर चुका हूँ, आप लोग सुन सकते हैं। बस उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए। अभी तो मैं बस आपको मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ जो साबित करेंगी कि जिम कॉर्बेट साहब भारतीय रहस्यवाद, मतलब जैसे दैवीय शक्तियाँ, भूत प्रेत, इन सब चीज़ों पे विश्वास रखते थे। लेकिन जो ओरिजिनल जो कहानी है वो आपको मेरे चैनल में आपको मिल जाएगी, द टेम्पल टाइगर, इस सारे एपिसोड में। कुछ ही देर बाद ये उस स्थान पर पहुंच गए जहाँ पर बहुत सारे पशुओं के जो है खुर के निशान बने हुए थे। वो जो बाघ के आने से भगदड़ बची होगी उसकी वजह से बन गए थे, और एक जगह पे बहुत सारा खून था। बाघ ने गाय को इसी जगह पर मारा था, फिर उसे लेकर पहाड़ी के ऊपर की तरफ को वो चला गया था। बाघ को पकड़ा उसने और ऊपर की तरफ चला गया। यहां से करीब 200 गज दूर एक बरसाती पानी का जो एक तालाब था,
और इसके एक हिस्से में बांज के करीब 12 से 15 फुट ऊंचे पेड़ थे और इन पेड़ों के झुरमुट के बीच में बाघ ने अपने शिकार को छिपा रखा था। बाघ क्या करता है, मारता है, उसका छिपा देता है ना, तो वहां पे छिपा रखा था। जिम कॉर्बेट साहब के मन में उस चारवाई के प्रति बहुत ही दया के भाव आ रहे थे। जब उसने अपनी पानी भरी आंखों में पानी भरा हुआ था, बोला कि इस गाय को उसने बहुत प्यार और बहुत देखभाल के साथ पाला था, इसकी प्रिय गाय थी, बाघ ने मार दिया। अब बाघ ने गाय को मार तो दिया था लेकिन खाया नहीं था। शायद खाता, थोड़ी देर रुक के आराम से खाने के विचार रहा होगा उसका। पास में एक शूलपर्णी मतलब आइलेक्स का पेड़ था, जिसमें जिम कॉर्बेट साहब आराम से बैठकर घात लगा सकते थे। लेकिन पेड़ में उस स्थान पर जहां पर जिम कॉर्बेट साहब को बैठना था, उसकी जो ऊंचाई थी वो मात्र 6 फुट थी। और ये जो ऊंचाई है ये बहुत ही कम है, बहुत कम है कि एक विशालकाय बाघ के शिकार के लिए। और इनके बाकी लोगों का भी यही सोचना था कि साहब ये जगह जो है उपयुक्त नहीं है, इसमें मत बैठिए। लेकिन मजबूरी थी, वहाँ उसके अलावा कोई दूसरी जगह भी नहीं थी कि बैठा जा सके। इन्होंने अपने जो आदमी थे उनको कुछ आवश्यक जो जरूरी जो निर्देश थे वो दिए और उनसे कहा कि आप लोग जाओ, सब लोग उस झोपड़ी में चले जाओ, उसी झोपड़ी में जहाँ पिछली रात ये लोग थे। इस पेड़ से जहाँ पे ये बैठे, यहाँ से झोपड़ी तो साफ साफ दिख रही थी, मगर गाय की जो बॉडी थी वो नहीं दिख रही थी। लेकिन ये आश्वस्त थे कि बाघ को आते जाते हुए देख लेंगे, उसको जो वो आएगा या जाएगा तो उस पर नज़र इनकी पड़ जाएगी। अच्छा, इस जंगल में जो है सांबर, काकड़ और लंगूर वगैरह थे और बहुत बहुत बड़ी तादाद में जो है मैकपाई, बुलबुल, नीलकंठ जैसे पक्षी भी थे, जो बाघ के को देखते हैं और देखते ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं, यानी कि संकेत दे देते हैं। इसलिए जिम कॉर्बेट साहब जो है आश्वस्त थे कि बाघ के आने की सूचना उन्हें मिली जानी है। लेकिन इनका ये सूचना गलत निकला, क्योंकि बाघ अपने शिकार पर जो है बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी आवाज के पहुंच गया था। ये बहुत धैर्य के साथ बाघ के बंदूक के निशाने पर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो वहां से थोड़ा सा इधर उधर आए, इनके निशाने पर आए तो एक गोली चलाएं। अचानक इनकी नज़र पहाड़ी के ऊपर की तरफ पड़ी तो इन्होंने देखा कि वहां पे एक बहुत बड़ा हिमालय भालू जो है दिखाई पड़ा इनको, जो गाय की खून की जो गंध होती है उसको सुनकर, स्मेल करके इस तरफ को आ रहा था। और इधर जो है बाघ जो है भालू से बेखबर होकर के अपना शिकार खाने में मशगूल था। वो शिकार के बड़े बड़े टुकड़े जो है आराम से निकले जा रहा था। वो भालू जो है चलते चलते रुक गया और फिर लेट गया, और फिर लेटे लेटे ही उसने अपना सिर उठाया और खून की गंध की दिशा का अनुमान लगाया कि भाई कहाँ से आ रही है, ये खुशबू आ रही है, और फिर सिर नीचे गया। अच्छा, पहाड़ों में क्या होता है, जो दिन में हवा होती है वो नीचे की तरफ से ऊपर की ओर बहती है। जिम कॉर्बेट साहब गाय के दाईं ओर बैठे थे, इसलिए भालू को जो है इनकी गंध नहीं मिल रही थी। भालू अपने शरीर को जमीन में सटाए हुए बिल्कुल धीरे धीरे गाय की तरफ बढ़ने लगा, और उधर बाघ वो अपना शिकार खाने में मस्त था। उसे पता ही नहीं था कि वहां पे भालू आ चुका है, क्योंकि बाघ की सूंघने की शक्ति कम होती है तो वो भालू को स्मेल नहीं कर पाया। भालू कभी कभी शिकार करने के लिए बाघ ललकार देता है, ये भालू ललकार देता है। दोस्तों, एक बात जाननी बहुत जरूरी है कि भालू कभी भी बाघ या तेंदुए की तरह छुपकर शिकार का जो है ना पीछा नहीं करता है, बस ये तुरंत जो है अटैक करता है। बस ये ऐसी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये कहीं पीछा नहीं करेगा छिप छिप करके। भालू ने शिकार से करीब 200 गज की दूरी तक तो एक साए की तरह बिल्कुल बिना आवाज किए धीरे 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 पहुंचा, और वो जितना नजदीक पहुंचने लगा वो उतना ही ज्यादा अलर्ट होता गया भालू। अच्छा, तेंदुओं से तो जो है ये अपने शिकार को छीन लेता है भालू, तेंदुओं को भगा देता है शिकार से। मगर जिम कॉर्बेट साहब के सामने ये जो है ये पहली बार देखने को मिल रहा था कि क्या एक भालू एक बाघ से, मतलब एक टाइगर, वो भी एक नर बाघ,
उससे जो जंगल का राजा है उससे शिकार छीनने की कोशिश करेगा? इतनी हिम्मत करेगा? ये क्षण जो थे जिम कॉर्बेट साहब के लिए बड़े उत्तेजना से भरे हुए थे। वो भी ये देखने के लिए बड़े उत्साहित हो रहे थे कि ये अब आगे क्या होने वाला है यार। अब भालू बिल्कुल जमीन से चिपक गया और बहुत धीरे धीरे बाघ की तरफ बढ़ रहा था, बहुत ही स्लो स्लो। और बाघ जो है उस टाइम एक हड्डी को तोड़ने में लगा हुआ था, कड़ाक कड़ुक की आवाज आ रही थी। अचानक भालू जो है बहुत जोर से चिल्लाया और चिल्ला करके बाघ की तरफ झपटा। वो शायद ये सोचा था कि वो अपने गुस्से से भरी हुई जो आवाज है उससे बाघ को जो है भगा देगा, भगाने में कामयाब हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। बाघ अपना भोजन करते टाइम उसको जो है ये जो भालू ने जो डिस्टर्ब कर दिया था, ये बाघ को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो तो बाघ है। वो और ज्यादा गुस्से में उससे और शक्तिशाली आवाज में दहाड़ा, जो उसकी दहाड़ होती है फुल, वो दहाड़ मारी और दोनों जानवर आपस में भिड़ गए। दोनों की आवाजें आ रही, भिड़ रहे, लड़ रहे, लड़े पड़े हैं। हालांकि कॉर्बेट साहब इनको लड़ते हुए देख तो नहीं पा रहे थे, मगर उनकी जो भयानक आवाजें जो थी वो इन तक पहुंच रही थी। ये आवाजों को सुन रहे थे और ये बहुत थैंकफुल हो रहे थे कि ये लड़ाई जो है ट्रायंगुलर नहीं हो रही है, ये दो जानवरों के बीच हो रही है जो अपनी रक्षा करने में सक्षम है। त्रिकोणीय इसलिए क्योंकि ये खुद भी तो एक लड़ाई का हिस्सा थे, उस अनचाहे युद्ध का। अगर उनमें से वो दो विशाल जानवरों में से अगर उनको ये पता चल जाता कि तीसरा और है जो जिम कॉर्बेट साहब खुद हैं, तो तब न जाने क्या होता। जिम कॉर्बेट साहब लिखते हैं कि जब दिल जो है तेजी से धड़क रहा हो और उससे गुजरने वाला जो ब्लड है उसकी एक एक बूंद बॉडी में सनसनी और उत्तेजना बढ़ा देती है। उस टाइम ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त रुक गया है। दोनों जानवरों को जरा भी एहसास हो जाता कि यहाँ पे जिम कॉर्बेट साहब बैठे हुए हैं और अप्रोच में 6 फुट की हाइट, कुछ भी नहीं, तो हम सोच भी नहीं सकते कि वो जिम कॉर्बेट साहब का क्या हाल करते हैं, इमेजिन नहीं कर सकते हैं। अब ये दोनों भारी भरकम जानवरों की लड़ाई जो है 4 से 5 मिनट तक चली होगी और उसके बाद जब बाघ को ये महसूस हुआ कि उसने भालू को एक अच्छा खासा सबक सिखा दिया है, कायदे से पीट दिया है, तो तेजी से अलग होकर मैदान में आया और जिम कॉर्बेट साहब के ठीक सामने आ गया और उसके पीछे पीछे चीखता हुआ भालू भी आ रहा था। जैसे ही ये बाघ के बाएं कंधे का निशाना लगा रहे थे, बाघ तेजी से घूम गया और करीब 20 फुट चौड़ी एक खो को पार करने के लिए कूद गया। जब वो हवा में ही था उसी टाइम जिम कॉर्बेट साहब ने उस पर गोली चला दी। जिम कॉर्बेट साहब के हिसाब से गोली जो है उसकी कमर में लगनी चाहिए थी। गोली की जो प्रतिक्रिया थी उस कि मैं बाघ ने एक गुस्से वाली हुंकार भरी और इनके पीछे की तरफ रिंगल का एक झुरमुट था जिसमें वो जाके गिरा, कुछ गज चला और उसके बाद शांति छा गई। जिम कॉर्बेट साहब ने सोचा कि गोली उसके दिल में घुस गई है और वो ढेर हो गया, वो मर गया है। दोस्तों, भारी भरकम राइफल .500 कोडराइट, इससे जब गोली चलती है तो ये बहुत तेज धमाका करती है, बहुत तेज आवाज करती है। और इस टाइम जो ये गोली चली थी, ये लोकेशन तो चारों ओर पहाड़ों से घिरी हुई थी, तो गोली की आवाज ऐसी गूंजी जैसे यूं समझिए आप तोप का गोला दाग दिया गया हो। इतने जोरदार धमाका होने के बावजूद उस भालू के अंदर बिल्कुल डर नहीं था। वो भी जो है बाघ का पीछा करते हुए इनके ठीक सामने मैदान में आ गया। बहुत बुरी तरह से घायल था, लेकिन फिर भी देखिए उसकी हिम्मत, वो बाघ से भिड़ने को तैयार था। अब वो जैसे ही जिम कॉर्बेट साहब के सामने आया तो जिम कॉर्बेट साहब ने देखा कि उसकी जो है नाक को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया है। और शायद एक मर्द को अपनी नाक का बड़ा ख्याल होता है और भालू को भी अपनी नाक कटने का जो है गुस्सा उसके सातवें आसमान में था।
वो भी था आज बाघ को जो है कायदे से कर देगा इलाज उसका। तो वो भी चीखता हुआ जिम कॉर्बेट साहब की तरफ बढ़ने लगा। तो पहले तो जिम कॉर्बेट साहब के समझ में नहीं आया क्या करूं, लेकिन उनको ये लगा कि ये इन पर अटैक कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उठाई राइफल और एक गोली मार दी। अब वो गोली जो है सीधे भालू के माथे में घुस गई। वो भालू जो एक शराबी की तरह लहराया और वहीं पे जमीन में गिर गया। जिम कॉर्बेट साहब ने राहत की सांस ली, क्योंकि इनके हिसाब से दोनों जानवर जो है मारे जा चुके थे। इन्होंने अपनी राइफल अपने पाँव में रखी, आराम से सिगरेट निकाली, जलाई, पीने लगे। अचानक इनको ऐसा लगा जैसे रिंगाल का जो पीछे झुरमुट है इसमें कुछ हलचल हुई है। और फिर देखा इन्होंने इनके बगल से बिल्कुल सही सलामत, बिना मतलब कोई गोली लगे हुए नहीं, बिल्कुल सही सलामत बाघ निकला और आराम से भालू की तरफ चला गया। क्योंकि जिम कॉर्बेट साहब तो निश्चिंत थे कि बाघ और भालू दोनों मारे जा चुके हैं, तो उन्होंने राइफल को रिलोड नहीं किया था और राइफल भी आराम से दोनों घुटनों के पास रखी हुई थी। इसलिए ये तो संभव नहीं था कि तुरंत राइफल उठा करके लोड कर दे और उठा के गोली चला दे। कि लोड करने में आवाज होती, बाघ अलर्ट हो जाता। बाघ जो है भालू के नजदीक गया, उसने देखा ये मर गया है और उसके बाद फिर वो आराम से पहाड़ी पर चढ़ने लगा। इन्होंने अपनी राइफल को इतनी देर में लोड कर लिया था और लोड करके बाघ पर निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। गोली चली, लेकिन गोली बाघ को नहीं लग के उसके सामने की चट्टान से टकराई। तो जैसे बाघ जा रहा उसके सामने से निकल के चट्टान से टकराई और उस चट्टान से रिफ्लेक्ट होकर बाघ को छू गई कहीं पे। बाघ को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, तो वो अपना आराम से चलता होगा। इनकी जो है नजरों से ओझल हो गया। जैसे अब तो क्या होता, गोली की आवाज़ सुन के बाघ भागता है, वो भागा नहीं, वो चलता हुआ निकल गया। तो अब इन्होंने सोचा कि भालू की खाल उतारने के लिए जो है अपने आदमियों को बुला लिया जाए। लेकिन अब जो है शाम बिल्कुल ढलने वाली थी और आसपास में जो है आदमखोर तेंदुए का भी खतरा था। तो ये झोपड़ी की तरफ जहाँ पे बाला सिंह और अन्य लोग थे उस तरफ चल पड़े। इस बार भी जो है ये दैवीय बाघ जीत गया था, ये असफल हो गए थे। ये भालू के पास गए। ये कहते हैं कि इतना बड़ा भालू, हिमालयन भालू, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। और फिर उस झोपड़ी की तरफ चल पड़े जिधर इनके दोनों आदमी बाला सिंह और माधव सिंह के अलावा वो व्यक्ति जो इनका मार्गदर्शक था, सॉरी जिसकी वो गाय थी, ये भूरी गाय जिसकी मारी गई थी, और उस झोपड़ी में रहने वाला परिवार, मतलब वो आदमी जिसकी गाय पहले दिन मारी गई थी और जो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था, वो इतने लोग थे। तो ये वहाँ पहुँच के झोपड़ी के पास पहुँचकर इन्होंने देखा कि ये सारे जो लोग हैं इनके चेहरे में बहुत डर, बल्कि ये कहा जाए कि बहुत चिंता और दुख के भाव थे। और सब लोग जंगल की तरफ जो है टकटकी लगा के देख रहे थे। जिम कॉर्बेट साहब जैसे इनके नज़दीक पहुँचे तो वो सब चौंक गए और उनको देखकर उनके चेहरे में अब जो है हैरानी और कौतूहल के भाव आ गए। एकदम चेंज हो गया उनको देख करके। अरे साहब आ गए, अरे साहब तो यहाँ हैं, अरे वाह साहब सही सलामत हैं। मतलब वो इस तरह की जो है वो बोलने लगे आपस में। जिम कॉर्बेट साहब ने उनसे पूछा कि भाई इतना हैरान क्यों हो रहे हो, क्या बात हो गई, इतना हैरान क्यों हो? तो बाला सिंह ने बोला, साहब हमें बहुत जोर की चीख सुनाई पड़ी थी। एक्चुअली दोस्तों, भालू की चीख और इंसान की चीख ऑलमोस्ट एक सी होती है, थोड़ा अंतर करना मुश्किल होता है। तो हमें चीख सुनाई पड़ी थी, आप पेड़ पर इतने नीचे बैठे थे और हमें लगा कि बाघ ने आपको पकड़कर खींच लिया है और लगातार चीखने की आवाज़ आ रही थी। तो हमें लगा कि बाघ आपको घसीट कर ले जा रहा है और आप जो है चिल्ला रहे हैं। फिर हमें जो है गोलियों की आवाज़ सुनाई पड़ी। हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि एक आदमी जिसे बाघ घसीट के ले जा रहा है वो आदमी गोली कैसे चला सकता है। इस वजह से हम लोग बहुत टेंस थे, परेशान थे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब आपको सही सलामत देख करके साहब हमें बहुत खुशी हो रही है। लेकिन साहब वहाँ
हुआ क्या था? कौन वहां पे चिल्ला रहा था ऐसे? और आपने गोली चलाई, किस पे चलाई? क्या वो बाघ मारा गया? मतलब इस तरह से कई सारे प्रश्न जिम कॉर्बेट साहब के सामने खड़े कर दिए उन्होंने। तो जिम कॉर्बेट साहब ने उनको सारी घटना जो थी उसको विस्तार से बताया। जो है बाला सिंह चाय बना करके भी ले आया था। इन्होंने चाय पीते पीते जो है पूरी कहानी सुनाई कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। फिर बोला कि भाई मुझे उस भालू की खाल से या उसकी बॉडी से, उसकी चमड़ी से कोई मतलब नहीं है, इसलिए आप लोगों को जो जो ठीक लगता है आप लोग उसका वो प्रयोग कर दें। ये सुनकर वो सभी लोग बड़े खुश हो गए, क्योंकि पहाड़ों में लोगों का मानना है कि भालू की चर्बी से जो है गठिया का रोग का इलाज होता है और गठिया ठीक हो जाता है, यानी कि बहुत अच्छा इलाज हो जाता है। अगले दिन कई सारे लोग उस भालू को देखने के लिए उमड़ पड़े। कुछ लोग तो भालू के मांस और चर्बी के लिए आए थे, और कुछ लोग ये देखने के लिए आए थे कि आखिर ऐसा भयानक ताकतवर भालू कौन सा है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर बाघ से लड़ गया। मतलब बाघ बाघ ही होता है भाई, तेंदुआ तो चलो एक बारी को है खतरनाक, लेकिन बाघ के मुकाबले कम है। ये वाकई में बहुत मोटा और बहुत बड़ा विशाल भालू था। जब चर्बी और अन्य जो मांग वाले जो पार्ट्स थे जब उसके बढ़ गए, तो सब लोग जो है बड़ी खुशी खुशी से देवी धुरा की ओर निकल गए। और इनमें सबसे ज़्यादा खुश जो है बाला सिंह था, क्योंकि जिम कॉर्बेट साहब ने जो है भालू की जो खाल थी वो उसी को दे दी थी कि ले यार तू ही रख ले इसको। और उससे भी आराम से भालू की खाल को पीठ पर रख करके वो भी बड़ा अपना तन के जो है गर्व से चल रहा था। तो दोस्तों, अभी तक जिम कॉर्बेट साहब और बाघ के बीच 2 दिन लगातार मुकाबला हो गया था, लगातार 2 दिन, और दोनों ही बार बाघ को जीत मिली। यानी कि जीत का जश्न जो है बाघ ही बना रहा था, जिम कॉर्बेट साहब को नहीं मिला था मौका जश्न बनाने का। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ? बाघ जीता या जिम कॉर्बेट साहब जीते, ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। यदि आप जानने को इच्छुक हैं तो आप उत्तरांचल डायरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इससे आगे का घटनाक्रम सुन पाएंगे। हालांकि दोस्तों, ये घटनाक्रम जो है, मैं इस घटना को बहुत छोटा कई हिस्सों को काट काट के सुना रहा हूँ, और विस्तार में अगर आप सुनना चाहते हैं इसको, तो ख़ास तौर पर वो मित्र जो आज ही इस चैनल में पहली बार, जिनसे मेरी हाय हेलो हो रही है, पहली बार मुझे सुन रहे हैं, और अगर हाँ दोस्तों, आप लोग, हाँ, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो या इसको आप पूरा जानना चाहते हो, मेरे सुनाने से पहले ही सुनना चाहते हो, और इसके अलावा भी और कई आदमखोर बाघों की कहानी जिन्हें जिम कॉर्बेट साहब ने मारा था, तो वो सब अवेलेबल है उत्तरांचल डायरीज में, आप आराम से देख सकते हैं। ये तो मतलब एक समरी टाइप की दे रहा हूँ मैं, आप समझ लीजिए, क्योंकि रहस्यवाद के को मानते थे उसके बारे में बता रहा हूँ, तो ये घटना का जिगर आ गया है। इसका पूरा विवरण आपको टेम्पल टाइगर डिफीटेड जिम कॉर्बेट, टेम्पल टाइगर डिफीटेड जिम कॉर्बेट, इस एपिसोड में मिल जाएगा। आप आराम से पूरी घटना सुन सकते हैं। और हाँ, एक ज़रूरी बात आपसे जो पहली बार आए हैं, अब आए हैं तो एक अंगूठा दिखा दीजिए लाइक वाला, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। हैं, क्या घिस रहा है? तो यस, थैंक यू। तो ठीक है दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए उत्तरांचल डायरीज को। बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय 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 माँ भारती।